हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी तत्व या यौगिक में अणुभार होता है। अणुभार या परमाणु भार उपस्थित होता है। ठीक। और मूल संकल्पना में इनकी परिभाषाएं भी पढ़ी थी कि परमाणु भार आपेक्षिक परमाणु भार होता है जो कार्बन 12 के सापेक्ष हम लेते हैं। ठीक है, कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से दूसरा परमाणु कितना भारी है, दूसरा परमाणु कितना भारी है। और यहाँ पे मैं परमाणु की जगह अणु भी लिख दूँ तो अणुभार की परिभाषा भी यही हो जाती है। तो अणुभार हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अणु परमाणु से मिलके बना हुआ है। तो नाइट्रोजन जैसे NH3 है, तो NH3 किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो नाइट्रोजन का भार हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 1, तो 3 गुणा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 17। लिखते हैं हम इसे ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जब हम ग्राम पर मोल लिखते हैं तो ये तो हो जाएगा 1 मोल का वेट। और दूसरा इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं 17 AMU या 17 U। तो इसका मतलब क्या है कि जो अमोनिया है वो 17 गुना भारी है। किससे? अमोनिया का एक परमाणु वो 17 गुना भारी है कार्बन 12 के परमाणु भार के 1/12वें भाग से। ठीक है, तो ये हमने पहले देखा था। अब आती है बात अणुसूत्र की। अणुसूत्र क्या हुआ, हमारे दिमाग में सीधा आता है जैसे अणुसूत्र लिखना हो H2SO4, कुछ इस तरीके से नोटेशंस हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। HCl, NH3, H2O। ठीक है, इनको बोलते हैं हम अणुसूत्र। ये अणुसूत्र क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि जैसे मैं H2SO4 के अणुसूत्र की बात कर रहा हूँ ना, तो ये हमें दिखाएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ठीक है, तो अगर जो मैं इनके बीच में अनुपात निकाल लूँ, हाइड्रोजन अनुपात सल्फर अनुपात ऑक्सीजन, तो ये आएगा 2:1:4। ठीक है, सेम HCl की बात करूँ तो HCl में 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, तो 1:1। NH3 में लिख सकते हैं 1:3। नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। वैसे ही H2O में HO हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो अणुसूत्र हम किसे क्या देंगे, अणुसूत्र वह संकेत है जो यौगिक में उपस्थित तत्वों के वास्तविक अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अणुसूत्र से हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई परमाणु ना, कोई अणु कितने परमाणु से मिलके बना हुआ है और कौन कौन से वो परमाणु हैं हमारे पास। दूसरा आता है एक मैं बात करूं एक अणुसूत्र की, यह है हमारे पास C2H6। ठीक है, यह अणुसूत्र है किसका, एथेन का। ठीक, एथेन में क्या है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन के परमाणु हैं 2, हाइड्रोजन के परमाणु हैं 6, तो इनके बीच में अनुपात है 2:6 का। ठीक है, अब इसे मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये आएगा 2:6 बराबर 1/3, 1:3।
तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो तरीके के अनुपात आ गए, एक तो 2:6, दूसरा 1:3। तो 1:3 कैसे मिला है? 2:6 को सरल करके। ठीक है, तो इस वाले अनुपात से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CH3। ठीक है, तो ईथेन का ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, कि दूसरा फॉर्मूला कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास मूलानुपाती सूत्र, जो क्या करता है? तत्वों के बीच में सरल अनुपात को दिखाता है। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह संकेत जो यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात को दर्शाता है। सरल अनुपात को दर्शाता है। अब इस सरल अनुपात से क्या पता चलता है? देखो, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि C2H6 में एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो एक कार्बन जुड़ा है 3 हाइड्रोजन से, तो 2 कार्बन जुड़े होंगे 6 हाइड्रोजन से। ये तो बता रहा हो, एक कार्बन जुड़ा है 3 हाइड्रोजन से, तो 2 कार्बन जुड़ेंगे 6 हाइड्रोजन से। तो इसे बोलते हैं आपेक्षिक अनुपात, तत्वों के बीच आपेक्षिक अनुपात। तो इसे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र वो संकेत है जो तत्वों के बीच में आपेक्षिक अनुपात को दर्शाता है या सरल अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या दिख रहा है? जो अणु सूत्र है वो तो वास्तविक है, और जो मूलानुपाती सूत्र है वो सरल अनुपात है। ठीक है, तो मैं C2H6 से तुलना करूं, C2H6 इसको लिखा मैंने, मूलानुपाती सूत्र लिखा इसका CH3। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। तो मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कहाँ होता है? ये सब्सक्रिप्ट में होता है, यहाँ नीचे। ठीक है, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, तो ये 2 का गुणा इस 3 और इस 1 के साथ हो जाएगा, तो ये बनाएगा C2H6। फिर से ना, तो मैं इस अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच में संबंध दिखा सकता हूँ। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, और ये सब्सक्रिप्ट में n। ठीक है, ये n बराबर होता है, क्योंकि देखो ये 2 कहाँ से आएगा? मैं इसका अणुभार निकालूं एथेन का, तो एथेन का अणुभार है 12 दूनी 24 + 6 30, और मूलानुपाती सूत्र आया था हमारे पास CH3, तो इस CH3 का निकालूं तो कितना आ रहा है? 12 धन 3 बराबर 15। ठीक है, तो अगर जो मैं मूलानुपाती ये मैं करूं अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो करके देखते हैं। C2H6 में अणुभार था 30 और मूलानुपाती सूत्र भार था 15, ये निकालना हमने, तो ये आ रहा है 2। तो n = 2 हम यहाँ रखेंगे, तो हमें फिर से वही फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन किसका? अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का। अब इससे रिलेटेड आते हैं, इससे क्या करते हैं? हमारे पास किसी तत्व का मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र निकालने के लिए दे दिया जाता है, तो कैसे करते हैं? एक सवाल है आपके पास, इसमें स्टेप ध्यान रखना है, बाकी कोई टफ है नहीं। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है उसने, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है, और कार्बनिक यौगिक, सॉरी इसमें छूट गया एक, कार्बनिक यौगिक में
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। ठीक है, तो एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं, जिसमें कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी है। यौगिक का वाष्प घनत्व दे रखा है, अणु सूत्र हमें निकालना है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र का निर्धारण यहाँ पे करना है। अगर जो हमें मूलानुपाती सूत्र मिल जाएगा तो अणु सूत्र अपने आप ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है इसमें कि परसेंटेज। तो स्टेप 1, प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा का निर्धारण करना। ठीक है, तो जैसे मैंने लाइन लास्ट में लिखी ना, इसको भी समझ जाओगे कि इसकी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती। देखो, एक तत्व है, एक यौगिक है हमारे पास। ठीक है, वो कुछ तत्वों से मिलके बना है, उसमें कार्बन है और कार्बन की परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसने 40.687। ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 5.085। ठीक, तो ऑक्सीजन की ये टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है, 40 से 5 45। ठीक है, बाकी क्या बचा, कोई ना कोई तीसरा तत्व तो आएगा ही ना, क्योंकि अगर जो कोई यौगिक बन रहा है तो वो उसमें पूरा 100% होना चाहिए था इन सभी का, तो 100% तो ये हो नहीं रहा। ये कितना हो रहा है, 45%। बाकी बचा वो रहेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहते हैं, तो हम ऑक्सीजन इसे मान लेंगे। और यहाँ नीचे लिखा भी है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। तो कार्बन तो हो गया 40%, हाइड्रोजन हो गया 5%, बाकी बचा ऑक्सीजन। तो ये आ रहा है हमारे पास 54.228%। पता है ना कैसे निकाला, 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो इतना हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कुल प्रतिशत है 100, 100 में से 40% ये है, 5% ये है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, इतना ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे स्टेप में हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। सूत्र का निर्धारण, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। इधर लिख देंगे हम तत्व, इधर लिख देंगे हम प्रतिशत मात्रा, उसका परमाणु भार, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या। ठीक है, सरल मोलर अनुपात, ठीक है, और सरल पूर्ण संख्या अनुपात, पूर्ण संख्या अनुपात। ठीक है, ये सारणी बनेगी और इसमें इतनी चीजें आएंगी हमारे पास। तो क्या क्या है, तत्व, प्रतिशत, परमाणु भार, मोल की संख्या, सरल मोलर अनुपात और सरल पूर्ण संख्या अनुपात। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे परमाणु भार। ठीक है, तो जैसे तत्व है हमारे पास कार्बन, इसकी परसेंटेज थी हमारे पास 40.687।
हाइड्रोजन है, इसकी परसेंटेज दे रखी है हमें 5.085 और ऑक्सीजन की दे रखी है 54.228। इसका कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम इस परसेंटेज को ऐसे बोल सकते हैं कि 100 में से 40.687 ग्राम क्या है, प्रतिशत, मतलब 100 में से ना, तो ये 40 ग्राम क्या हमारे पास कार्बन है, 5 ग्राम हाइड्रोजन है, 54 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मोलों की संख्या निकालेंगे भार बटे अणुभार, तो हम ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट हम कर लेंगे 7/12। सब में ऐसे ही करना है सारे सवालों में, तो एक पैटर्न है, ये पैटर्न ध्यान रखना है। 54.22/16, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 3.39, 5.08, 3.389, ठीक है। आगे सरल मोलर अनुपात, तो सरल मोलर अनुपात कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होगी ना उससे तीनों को भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे छोटी संख्या से तीनों को भाग देने पर तभी तो सरल अनुपात आएगा। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है 3.389, तो 3.39 अपॉन 3.89, तो ये लगभग बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 5.085 अपॉन 3.389, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 1.5 के, और 3.389 अपॉन 3.389 ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब आगे क्या करना होता है, इसको सरल पूर्ण संख्या अनुपात में, तो पूर्ण संख्या अनुपात में कैसे बदले गए, देखो 1.5 है ना, ये ना तो 2 में कन्वर्ट हो सकता है ना तो 1 में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम क्या कर दें, इनको सरल संख्या में बदल दें। तो सरल संख्या में कैसे बदलेगा, हम इस यहाँ 2 से गुणा कर दें, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो एक तो आ जाएगा 2, 1.5 गुणा 2 बराबर 3, और ये था 2, मतलब कुल मिला के अगर जो यहाँ पे हमारे पास 1 रहता ना तो हमें 1 ही रहने देना था, पर यहाँ पे आ गया 1.5 आया, तो 1.5 को कन्वर्ट कर दिया हमने 3 में, और जैसे हमने इसे 3 में कन्वर्ट करा तो 2 से गुणा करके करेंगे ना 3 में कन्वर्ट, तो वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आया हमारे पास कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात है 2:3:2। तो मूलानुपाती सूत्र आ गया हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र C2H3O2, ठीक है। यहीं से हम मूलानुपाती सूत्र भार भी निकाल सकते हैं, सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, तो ये आ जाएगा कितना, कार्बन के हैं 2, तो कितना हो जाएगा 24 धन 3 धन 32, ठीक है। तो ये आ रहा है कितना 59, 4 3 7 2 9, 3 2 5, तो ये आया मूलानुपाती सूत्र भार। अब आगे बात करते हैं अणुसूत्र, क्योंकि निकालना तो हमें अणुसूत्र है ना, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n, ठीक है। और n बराबर आता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो मूलानुपाती सूत्रभार तो यहाँ आ गया हमारे पास, अणुभार कैसे आएगा, तो अणुभार के लिए हमें यहाँ वाष्प घनत्व दे रखा है, ठीक है। तो अणुभार बराबर हो जाता है 2 गुणा गए वाष्प घनत्व, ठीक है, बटे मूलानुपाती सूत्रभार।
2 गुणा वाष्प घनत्व 2 गुणा 59/59, तो ये से 1 कटा, n बराबर आ गया हमारे पास 2। अब क्योंकि n बराबर 2 आया है तो यहाँ पे अणु सूत्र हम निकाल सकते हैं। तो अणु सूत्र बराबर हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र था हमारे पास C2H3O2 का ट्वाइस, और ये बराबर हो जाएगा C4H6O4। तो ये हमारे पास यौगिक का अणु सूत्र आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे से हो गया हमारे पास ये सवाल सॉल्व। तो ऐसे में प्रैक्टिस करते रहना है। स्टेप ध्यान रखना कि हम किस किस तरीके से सवाल करते हैं, और इसी को रिस्पेक्ट मान के अगले सवालों की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।